नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में भूकंप के चलते अब तक 9 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके, लोगों में दहशत, घरों से बाहर भागे लोग। अमृतपाल अभी भी फरार, अब तक 154 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के अभियान का आज 5वां दिन। कोरिया के जोगिए भिक्षु संघ का अभिनंदन कार्यक्रम सीएम योगी होंगे शामिल। भारत द कोरिया के संबंध के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी का ऐलान, 500 से अधिक खिलाड़ियों को देंगे सरकारी नौकरी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र का पहला दिन। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी लाइनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी के औरैया जिले में गांव के कुछ लोगों ने एक घर में बमबाजी कर दी, जिसमें 2 युवतियां घायल हो गईं। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि अजीतमल क्षेत्र के ग्राम चपटा में गांव के कुछ लोगों ने एक घर में बमबाजी कर दी थी। धमाका और चीख पुकार सुन परिजन व पड़ोसी पहुंचे। घायल दोनों युवतियों को आनन फानन में सीएचसी अजीतमल लाया गया, जहां से दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया। ये लगभग 1 घंटा पहले सूचना आई थी, 1-1.5 घंटा हो गया कि ग्राम चपटा में ये बताया गया, थाना अजीतमल क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें एक बम फेंका गया है, ऐसा बताया गया था। मौके पे तत्काल जो मजरूब हैं, 2 लड़कियां हैं। साबिया 17 साल की है, ये जल्लापुर कानपुर देहात की है। ये जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है, आफ्ताब अहमद इनकी रिश्तेदार हैं। ये कल आई थी और इनकी आफ्ताब अहमद की बेटी अदीबा, ये दोनों लड़कियां ऊपर छत पे पापड़ और कुछ सुखा रही थी। इतने में जो इनसे पूछताछ की गई तो उन्हें बताया पीछे से क्या आ गया हमें पता नहीं चला और ब्लास्ट हो गया। देवबंद में सोशल मीडिया पर तमंचा लहराकर वीडियो वायरल कर जनता में दहशत फैलाने वाले युवक को थाना नागल पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, गांव उवाही निवासी गुड्डू पर सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने का आरोप है। गुड्डू को एक तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा व 2 खोखा कारतूस के साथ उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर जिले में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ती दिखाई दे रही है। किसानों की तैयार खड़ी गेहूं की फसल का काफी नुकसान हुआ है। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बारिश पड़ी है, बहुत तकड़ी बारिश है, नाश हो गया फसल, बेकार हो गई फसल, काश्तकारों की नुकसान है। ओला दृष्टि तो भाई देखो नुकसान तो है ही है, वैसा सरकार जो अगर मुआवजा दे तो सही है। और मैं सालीपुर गुड्डू हरिया वाले का रहने वाला हूँ, कृषक हूँ। और इस बारिश और ओले से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, ओले से और बारिश से। बेमौसम बरसात हुई। हम सरकार से
प्रार्थना करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से नशीली दवाओं की खेप बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर नशे की दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ एसएसबी और पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए के प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी सरफराज खान के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जांच एजेंसी द्वारा इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि यह दवा प्रतिबंधित दवा उसे कहां से मिली है और कहां उसको सप्लाई करनी थी। ये जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना सोनौली में हमारी सोनौली की टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक सरफराज पुत्र मोहम्मद नामक व्यक्ति के पास से कई प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं, जिसमें डायजेपाम के कई इंजेक्शन हैं, इस पॉस्मोप्रॉक्सीवान के कई कैप्सूल हैं और इस तरह की कई और प्रतिबंधित दवाएं। एक ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस की टीम तथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ एक जॉइंट टीम द्वारा इसमें पूरी कार्रवाई की गई है और करके इनके विरुद्ध गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ इसके बैक एंड ट्रेसिंग की भी कार्रवाई चल रही है कि आखिर किन सोर्सेज से इनको ये प्रतिबंधित दवाएं मिली थी और ये कहां पर इनको बेचने की तैयारी में थे। इस संबंध में जो हमारी एनडीपीएस की लगातार अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई और भविष्य में भी इस तरह की और कार्रवाइयां लगातार। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में 2 दिन से लगातार तेज हवा के साथ तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश का किसानों पर कहर बरसा रही है। वहीं बारिश ने ठंड का प्रकोप भी बढ़ा दिया है, जिससे लोग घरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही बारिश से किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। संकट के घने बादलों से किसान बदहाल, गेहूं, सरसों, मटर, टमाटर समेत कई अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार कितना आगे आती है। खबर बस्ती से है, जहां जमीन के विवाद को लेकर हुए मारपीट के मामले में घायल विपिन जायसवाल की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को लेकर परिजन सीधा पुरानी बस्ती थाने में पहुंच गए और घंटों तक ड्रामा करते रहे। मृतक के परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए उन लोगों ने शव थाने के अंदर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टा उन लोगों पर ही केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है इस मामले में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर धाराएं बढ़ाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। कौन है पिताजी, क्या नाम है उनका? विपिन कुमार जायसवाल। क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ था उनके साथ? सर, 13 फरवरी को मेरे पिता और मुझे, मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे बड़े पापा के बेटे को जी मारा गया था। किसने मारा था? मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी जी। उनके फ्रेंड्स, उनके जो मोहल्ले के उनकी यूनिटी थी, उन लोगों ने मिलकर मारा था, करीब 30-40 लोगों ने। अच्छा, मोहल्ला भर इकट्ठा हो। आगे और क्या हुआ फिर इसके बाद? करीब 6 से 7 बजे के बीच हम लोग को मारा गया। इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मेरे शरीर पे बांस तक टूट जा रहे थे। थाने ने अपने तहरीर दिया था? हाँ, तहरीर दिया था। तो क्या हुआ, आगे कार्रवाई हुई थी? नहीं सर, कार्रवाई उन लोग की तरफ से हम लोग की तरफ से ज़्यादा उन लोग के लिए हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि उन लोग ने झूठा मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखवाया, जिसपे हम लोगों को डेली पुलिस परेशान करती थी। 6:30 बजे विपिन जायसवाल जो रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु की सूचना थाना
पुरानी बस्ती पर प्राप्त हुई है। इनका इलाज KGMU से चल रहा था। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि दिनांक 13/2/2023 को इनके विपिन और इनके परिवार में ही दूसरे पक्ष के उनके बीच में आपस में मारपीट हुई थी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, जिस संबंध में थाने पर क्रॉस मुकदमा लिखा था और बाद विवेचना दोनों ही मुकदमों पे चार्जशीट प्रेषित की गई थी। अब विपिन के परिवारजन का कहना है कि इनकी मृत्यु उस मारपीट होने के आई चोटों से हुई है। बरेली वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल सहित अन्य तमाम अधिकारी बाल बाल बच गए। सभी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिजली फॉल्ट को खोजने वाली लोकेटर मशीन का डेमो देख रहे थे, तभी जबरदस्त धमाका हो गया। हादसे में एक संविदा कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के माता के मंदिरों में सजावट समेत तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्नाव के शुक्लागंज राजधानी मार्ग स्थित प्रतिष्ठित प्राचीन दुर्गा मंदिर में भव्य सजावट का कार्य कई दिनों से चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। मंदिर के बाहर चुनर फूल के अलावा श्रृंगार की दुकानें सज गई हैं। पिछले कई दिनों से साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य चल रहा था। खास बात यह देखी गई कि इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा मंदिर में भव्यता लाने के लिए झालर, आर्टिफिशियल फूल, कपड़ों के जालीदार लेस से सजावट कराई गई है। मंदिर के माध्यम आदित्य सिंह साधु ने बताया कि नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। उन्नाव के शुक्लागंज राजधानी मार्ग स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में नवरात्र को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मंदिर को किस भव्य तरीके से जो है सजाया गया है भक्तों के लिए। यहाँ पर लगभग सारी तैयारियां पूरी हैं और कल से चैत्री नवरात्र का प्रारंभ होना है। हमारे पास यहाँ हमारे बीच मंदिर समिति के संरक्षक और अध्यक्ष आदित्य सिंह जी हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि भक्तों के लिए इस बार क्या तैयारियाँ की गई हैं और क्या नया किया गया है भक्तों के लिए। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा अपना प्राचीन दुर्गा मंदिर 300 वर्ष पुराना है। इस बार चैत्र नवरात्र जैसे कि कल 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, 30 मार्च तक 9 दिन इस नवरात्र के उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से पूरे नगर में ही नहीं पूरे अपने देश से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्र के कुछ मुख्य कार्यक्रम हैं, जैसे कि प्रथम दिन कलश स्थापना होती है प्रातः 5 बजे, दैनिक नवरात्र विशेष आरती होती है प्रातः 7 बजे, हवन होता है प्रातः माता रानी का, और 9 दिनों के अंदर ही अखंड रामायण का पाठ भी होता है। राम जन्म भी चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। तो भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इस बार हो। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों के लिए तैयारियाँ पूरी हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विजेंद्र मिश्रा की न्यूज़ इंडिया शुक्लागंज। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 9 दिन करा रहा है। प्रशासन ने मेले की भव्य तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह साफ सफाई व्यवस्था की गई है। सरयू तट पर बैरिकेडिंग कर ली गई है। आने वाले श्रद्धालु गहरे पानी में न जाएं। भव्य आयोजन रामनवमी पर विभिन्न स्थानों पर भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने शरीर तक किनारे जल पुलिस तथा पीएससी और पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कटाई का सामना न करना पड़े।
कानपुर के श्री नानाराव सुजेश्वर शक्ति योग आश्रम भास्कर घाट में 24 मार्च को एक दिवसीय श्री विद्या अर्चन महायोग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शक्ति योग आश्रम के संस्थापक श्री श्री 1008 स्वामी शीतलानंद नाथ ने कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता में बताया कि भारतवर्ष की समृद्धि और धर्म को उच्च शिखर पर स्थापित करने का प्रयास है। विश्व कल्याण के लिए इस धार्मिक महायोग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भक्त पहले गंगा स्नान करेंगे। पूजन करने के बाद सब लोग आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ग्रहण करेंगे। करते हैं गाजीपुर की। यहां जिला पंचायत गाजीपुर ने करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्यों को प्रत्येक गांव में 60-60 स्ट्रीट लाइट दी थी ताकि ग्रामीणों को अंधेरा का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ ही दिनों में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्यों पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि 1 दिन की जांच हुई है, लेकिन उचित निष्कर्ष के लिए पूरी जांच जरूरी है। अपर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के दौरान मरम्मत कार्य करने को स्वीकार किया है, लेकिन इस मामले में अपर जिलाधिकारी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सर, हमारे ग्राम सभा में जो स्ट्रीट लाइट लगी थी तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह द्वारा लगाई गई थी। लगभग में हमारे ग्राम सभा में 35 लाइट लगी थी। तो 35 लाइट जो गांव में लगी है, कितने दिन पहले लगी और क्या मौजूदा में क्या स्थिति है? सर, 35 लाइट 6 महीना पहले नियर अबाउट में लगी थी और इस समय उसकी स्थिति यह है कि मान लीजिए 90% खराब ही हो गई है। 10% कहीं कहीं जलती है, कहीं कहीं नहीं भी जलती है। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। हम लोगों द्वारा जांच अभी की जा रही है। जांच गतिमान है। जो एक दिन हम लोग अभी जाकर के जांच कर पाए हैं, अब जब तक जांच कोई कंक्लूड नहीं जाती उसके निष्कर्ष से अभी हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। सदस्यों को यह भी कहना है कि जांच के दौरान जो है बहुत सारे गाँव में उसका रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, ये कितना उचित है सर? नहीं, रिपेयरिंग काम तो निरंतर होता ही रहेगा। वह जो टेंडर प्रक्रिया है या जो खरीद की प्रक्रिया उसमें मेंटेनेंस उसमें शामिल है। खबर कानपुर से है, जहां जूही स्थित मां बारा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं ताकि भीड़ में उपद्रवियों की जांच पहचान की जा सके और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जावरा यात्रा निकाली जा सके। आला अधिकारियों ने शहर में मेट्रो निर्माण कार्य को देखते हुए जावरा यात्रा का मार्ग परिवर्तित किया है और भक्तों को समस्या न हो इसके लिए सभी चीजों को पहले से व्यवस्थित किया गया। बारा देवी मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मार्ग भी बनाए गए हैं। यहाँ पे लगभग सुबह लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। मंदिर के पट 4 बजे महाआरती के बाद खोल दिए जाएंगे, जो कि रात्रि 12 बजे तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे। ये मंदिर कितने साल पुराना हो, क्या मान्यताएं हैं यहाँ? ये लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है, प्राचीन बताया जाता है और ये देवी की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर बच्चों के मुंडन, छेदन, संस्कार, शादी ब्याह भी अब तो सब कुछ होने लगा। यहाँ मांगलिक कार्य सारे होते हैं। जेल में आजीवन सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आज सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय पहुंचे। इस दौरान वे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल अमेठी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान
गायत्री समाजवादी पार्टी के सिंबल चुनाव लड़े थे। इस दौरान नामांकन के लिए जाते समय उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेठी प्रशासन ने गायत्री पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के MP-MLA कोर्ट में आज इसकी अंतिम सुनवाई होनी थी। लिहाजा इस मामले में आज गायत्री MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। गायत्री के अधिवक्ता संतोष पांडे की माने तो कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आगामी 1 अप्रैल को ऑर्डर की डेट लगी है। क्या मामला सही है आज जिस मामले में आज माननीय मंत्री जी की पेशी हुई है? ये माननीय पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पेशी ऑनरेबल MP-MLA कोर्ट में हुआ था। इनके ऊपर ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने 2012 में नामांकन के दौरान परमिटेड मार्ग से न जा करके अनपरमिटेड मार्ग से जा रहे थे। उसमें धारा 188 और 127 जनप्रतिनिधि अधिनियम और 188 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी में आज फाइनल बहस थी। हमने आज फाइनल बहस पूरा कर दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने 1 अप्रैल की डेट ऑर्डर में लगाया है। कानपुर के श्री नाना राव सुजेश्वर शक्ति योग आश्रम मैस्कर घाट में 24 मार्च को 1 दिवसीय श्री विद्या अर्जुन महायोग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। शक्ति योग आश्रम के संस्थापक श्री 1008 स्वामी शीतलानंद नाथ ने कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता में बताया कि भारतवर्ष की समृद्धि और धर्म को उच्च शिखर पर स्थापित करने का प्रयास है। विश्व कल्याण के लिए इस धार्मिक महायोग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भक्त पहले गंगा स्नान करेंगे। पूजन करने के बाद सब लोग आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ग्रहण करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।